अब जो है हम वेक्टर का जो बचा हुआ भाग है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम पहला जीरो वेक्टर पढ़ रहे हैं। जीरो वेक्टर क्या है? ए वेक्टर whose magnitude is zero is called जीरो वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो वो जीरो वेक्टर कहलाता है। मैग्नीट्यूड मीन्स देखिए यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ, जैसे सपोज कोई भी एक लाइन तो इसका जो लेंथ होगा, सपोज ये इसका 5 मीटर है तो ये इस लाइन का जो लेंथ होगा वो 5 मीटर होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ 5 मीटर। दैट इज मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ किसी भी लाइन का लेंथ। तो यहाँ पे देखिए जीरो वेक्टर में क्या बोले, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, दैट इज जिसका लेंथ जीरो। और एक बात हम वेक्टर का जीरो वेक्टर का परिभाषा दे सकते हैं, ए वेक्टर whose इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो उसको हम लोग जीरो वेक्टर में बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज एक हम एक पॉइंट लिए हैं ए पॉइंट, और हम देखिए यहाँ पे जो भी जीरो वेक्टर किसे बोलेंगे, जहाँ से जो स्टार्ट हो खत्म भी वहीं पर हो। यहाँ पे एक पॉइंट जो लिए हैं और सपोज ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पर खत्म हुआ है, ये बोल सकते हैं। दैट इज जीरो वेक्टर को दिखाने के लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम ही होगा, इसलिए यहाँ पे ए का यूज करेंगे और इस पे एरो लगा। दैट इज जीरो वेक्टर को दिखाने के लिए हम दो सेम अल्फाबेट का यूज करते हैं, ए लेकर एरो दे देंगे, इसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलेंगे। उसके बाद है इम्प्रॉपर वेक्टर। इम्प्रॉपर वेक्टर किसे कहते हैं समझिएगा, जीरो वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर वेक्टर। दैट इज ऊपर वाला भी काम हो गया, जीरो वेक्टर को ही हम लोग कौन वेक्टर बोलेंगे, इम्प्रॉपर वेक्टर। उसके बाद है प्रॉपर वेक्टर। तो प्रॉपर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर whose magnitude is not zero is called proper vector। प्रॉपर वेक्टर होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए बी वेक्टर देखिए लिए हैं, इसमें कुछ ना कुछ लेंथ है, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, दैट इज लेंथ है। सो ए बी इज a proper vector। AB is a proper vector। AB यहाँ पे होगा कौन वेक्टर हो गया, प्रॉपर वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर 4 नंबर में आगे बढ़ाते हैं। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आई जे एंड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई जे एंड के आर फंडामेंटल यूनिट वेक्टर। ये आई जे के जो है ये फंडामेंटल यूनिट वेक्टर है। आप लोग वेक्टर में आई जे के को बार बार यूज करते भी होंगे, तो यहाँ पे ध्यान दें आई जे के ये जो है फंडामेंटल यूनिट वेक्टर है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ समझने वाला क्या है, आई वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलाउंग लेते हैं और जे को वाई के अलाउंग, के को जेड के अलाउंग, यहाँ पे जेड दे दें। तो ध्यान दें आई जे के जो है फंडामेंटल यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ आई का भी मैग्नीट्यूड 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 और के का भी मैग्नीट्यूड 1। और मेन इंपॉर्टेंट बात इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये 3D का बात है। एक्स एक्सिस के अलावा आई को लेना है, वाई एक्सिस के अलावा जेड को लेना है और जेड एक्सिस के अलावा के को लेना है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या हाउ टू फाइंड, अब सीखेंगे हम हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये बहुत
इम्पोर्टेंट चीज है आपका, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या तरीका है, पहले समझे इसका थ्योरेटिकल पार्ट। लेट a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k आर वेक्टर, सॉरी यहाँ पे इज देना है। तो लेट मान लीजिए कि a एक वेक्टर है, तो उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड ऑफ a से डिनोट करेंगे, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ a बोलेंगे। और उसको परिभाषित किया गया है, किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू, ध्यान दें, i का जो कोफिशिएंट है दैट इज गुणांक, j का जो गुणांक है और k का जो गुणांक है, तो उसको क्या करना है, i, j और k के गुणांक को स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट निकाल लेना है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाता है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेक्टर है उसका i, j, k का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके ऐड कर लेना है और रूट मान निकाल देंगे, वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाता है। सिर्फ एग्जांपल के लिए हम समझेंगे, मान लिए ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4। अगर कहे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड का डिनोशन किस तरह से करेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए i का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 4 है, 4 का स्क्वायर का रूट। इसे सॉल्व कर दें, 4 प्लस 9 प्लस 16, इसका रूट वैल्यू आपका आ जाएगा 29। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल और लें, सपोज ये बी वेक्टर लिए 3i 2i माइनस 3j माइनस 4k, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस i, j का कोफिशिएंट माइनस 3 लेंगे स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, ये आपका हो जाएगा 29। तो इससे भी जब कंपेयर हम करें तो ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k है और बी वेक्टर 2i प्लस माइनस 3j प्लस 4k है, तो दोनों का साइन अलग है, लेकिन साइन बीच में जो साइन है प्लस माइनस का, उसको उसके अलग होने से उसके मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका भी मैग्नीट्यूड रूट 29 से आया और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 29। इससे पता चलता है कि साइन को अलग रहने से उसके मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, लेट मान लीजिए ए एक वेक्टर है, a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, देन देयर यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय, तब उसके यूनिट वेक्टर को जो डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं a कैप्स। यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे दर्शाएंगे, a कैप से, एंड डिफाइन एज, और उसको परिभाषित जो किया गया है a कैप इक्वल टू वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड निकालने इसके जस्ट पहले बताए। तो यहाँ पे फिर से ध्यान दें, कोई वेक्टर हो उसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं a कैप से, और a कैप इक्वल टू जो हो गया वेक्टर a बाय उसका मैग्नीट्यूड। सब एग्जांपल इसमें कराए, एग्जांपल के लिए a वेक्टर ले रहे हैं 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये एग्जांपल में ले रहे हैं। अगर कहें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी सर जस्ट सीखे, i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, k का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, दैट इज आपका ये मान हो जाएगा 4 प्लस
9 प्लस 25। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 5 14, 14 4 18, 2 1 3 38। सही से देखिए 38 मॉड ऑफ 8 38 आ गया। अब जो है इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ए कैप लिखेंगे और ए कैप का फॉर्मूला जस्ट से के वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर आपका क्या है 2i प्लस 3j प्लस 5k, और इस पर एरो ही दे, एरो कैप दे दें क्योंकि आई जे की यूनिट वेक्टर है, और एरो भी दे सकते हैं आई जे के पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है आपका √38। अब क्या करना है, इससे सब में अलग अलग डिवाइड कर दें। 2 बाय √38 आई प्लस 3 बाय 38 जे प्लस 5 बाय √38 के। तो ये आपका जो है यूनिट वेक्टर निकल गया ए वेक्टर का। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात का ध्यान देंगे आप लोग, अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना, इसलिए इसको 3D में भी जाके पढ़ेंगे, इस बात को भी ध्यान दें। अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए के निकालने, तो पहला काम हम लोग ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने सीखे। यूनिट वेक्टर में बदलने के बाद आई जे के का जो गुणांक होगा वही वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। दैट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए का हो जाएगा आपका आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 बाय √38, यहाँ पे 38 है ये आपका 38। जे का कोफिशिएंट 3 बाय √38, के का कोफिशिएंट 5 बाय √38। तो इस तरह से ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से ध्यान दें। फिर कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने सीखें, कोई वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, उसको यूनिट वेक्टर को इकाई से डिनोट करेंगे। वेक्टर इकाई का फॉर्मूला हो गया वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। एग्जांपल के लिए देखिए, ए वेक्टर दिया हुआ है जिसको यूनिट वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकालें, फिर फॉर्मूला से वेक्टर का ए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर ये दिया हुआ था, इसको यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे मॉड ऑफ ए √38 आया, उसको रखे, सब में इससे अलग अलग डिवाइड कर दिए। तो ये जो आया ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया, ये आपका कौन वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए पूछे तो आई जे के का जो गुणांक होगा यूनिट वेक्टर का वही उसका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। दैट इज डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा इसका 2 बाय √38, 3 बाय √38, 5 बाय √38। टू वेक्टर्स, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है समझिएगा, टू वेक्टर्स ए एंड बी इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर इफ ए इक्वल टू के इंटू बी। यहाँ पे के जो है स्केलर है, यहाँ पे ध्यान देंगे। पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, दो वेक्टर जब भी पैरेलल की बात हुई दो के बीच होगी। ए और बी जो वेक्टर लिए, दो वेक्टर को पैरेलल वेक्टर तभी कहा जाता है जब ए वेक्टर इक्वल टू के इंटू बी हो। यहाँ पे के जो होने कोई स्केलर, स्केलर मतलब यहाँ पे के कोई वेक्टर नहीं, दैट इज के को हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ए वेक्टर इक्वल टू के इंटू बी हो जाए तो बोलेंगे ए और बी वेक्टर दोनों क्या है पैरेलल है। एग्जांपल से इसको समझे, सपोज ए वेक्टर हम दे रहे हैं
2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक बी वेक्टर लिए 4i प्लस 6j प्लस 8k। अगर कहें ए और बी वेक्टर दोनों पैरेलल है कि नहीं, कैसे इसको जानेंगे? तो बी वेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, दो कॉमन ले रहे हैं। दो कॉमन जब लेंगे यहाँ पे 2i हो जाएगा, यहाँ पे 3j हो जाएगा, यहाँ पे 4k हो जाएगा। अब देखिए तो ये बी वेक्टर हुआ, तो 2 इस वेक्टर को देखिए, इसको देखिए, दोनों समान आ गया, दैट इज इसको हम ए वेक्टर बोल सकते हैं। तो ए हो गया और इधर बी हो गया, दैट इज ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी, तो इधर आ जाएगा। तो देखिए ए इक्वल टू के इंटू बी, यहाँ पे के का काम आपका कौन कर रहा है, 1/2, के का काम कौन कर रहा है 1/2। ए इक्वल टू के इंटू बी का सर्कल आ गया, इसका मतलब हुआ ए और बी दोनों क्या है, पैरेलल है। सो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर ए और बी यहाँ पे कैसा वेक्टर है, पैरेलल। फिर से ध्यान दें, दो वेक्टर को पैरेलल तभी कहा जा सकता है जब ए इक्वल टू के इंटू बी, के स्केलर, दैट इज के कोई कांस्टेंट है। तो एग्जांपल से समझें, ए ऐसा था, बी ऐसा था, दो कॉमन लिए, तो ये जो है आपका ए के इक्वल हो गया, तो ए इक्वल टू हाफ बी, दैट इज हाफ ए इक्वल टू के इंटू बी आ गया, दैट इज ए और बी कैसा वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर। चलो आप देखें यहाँ पर जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं समझिएगा बात को। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉलिनियर if a equal to k times b, दैट इज जो पैरेलल का कंडीशन है, शर्त है, वही कंडीशन आपका जो है कॉलिनियर का होगा। तो कहीं आपको कॉलिनियर टेस्ट करने के लिए या पैरेलल टेस्ट करने के लिए दोनों का सेम कंडीशन रहेगा। कॉलिनियर मतलब क्या होगा, जस्ट लाइक पैरेलल का कांसेप्ट होगा इसमें भी। ये ए बी वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर हुआ और यहाँ से ये कौन वेक्टर हुआ, बी वेक्टर हुआ। तो कॉलिनियर मींस a इक्वल टू के इंटू बी। तो कॉलिनियर टेस्ट करने के लिए हम लोग पैरेलल वाला ही शर्त लगाएंगे। लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर में है टू वेक्टर्स a and b are said to be like if whose direction are same। तो लाइक वेक्टर ऐसे दो वेक्टर को कहेंगे तो उसका डायरेक्शन सेम। यहाँ फिगर में देखिए एग्जांपल के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन क्या समान है, दैट इज ए और बी दोनों लाइक वेक्टर है। अनलाइक वेक्टर, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी अनलाइक इफ व्हिच डायरेक्शन आर नॉट सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं हो। यहाँ देखिए ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों का अनलाइक वेक्टर है। फिर से ध्यान दें, कॉलिनियर वेक्टर जस्ट लाइक पैरेलल के कंडीशन अप्लाई करेंगे, और लाइक वेक्टर के लिए दो वेक्टर को लाइक तभी कहेंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दिशा सेम हो, और अनलाइक का कहेंगे जब दोनों का दिशा सेम नहीं हो। इक्वल वेक्टर देखिए क्या है, टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if whose magnitude and direction are same। दो वेक्टर को इक्वल तभी कहा जाता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो यहाँ देखिए ए वेक्टर लिए, बी वेक्टर लिए, ए का डायरेक्शन, तो ए का दिशा और बी का दिशा दोनों सेम है, और ए का लेंथ जितना बड़ा है बी का भी लेंथ उतना ही बड़ा मान लिए यहाँ पर। तो दोनों का लेंथ भी बड़ा है लेकिन मैग्नीट्यूड भी बड़ा है। लेंथ को ही लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, बराबर है, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। ए और बी कैसा वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर,
लिख लेंगे इफ हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट सेम, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम नहीं है। ए देखिए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, दोनों डायरेक्शन समान नहीं है और दोनों एक भी दिशा में जा भी नहीं रहा है और दोनों इक्वल भी नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं है। ए और बी आपका अनइक्वल वेक्टर हुआ। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइनिशियल, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम लोग कोइनिशियल तभी कह सकते हैं इफ हुज इनिशियल पॉइंट आर सेम। इनिशियल मींस उसका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है फिर उसका सेम होना चाहिए। देखिए ये आपका ये पॉइंट है, यहाँ से ए भी निकल रहा है, बी भी निकल रहा है, यहीं से सी भी निकल रहा है और तीनों एक ही बिंदु से निकल रहा है, मतलब तीनों आपका ए और बी और सी जो हुआ ये कैसा वेक्टर हुआ, कोलिनियर वेक्टर, सॉरी कोलिनियर नहीं को इनिशियल, नाम से पता चल रहा है। कोइनिशियल वेक्टर दो वेक्टर को, दो या दो से अधिक वेक्टर को तभी कहेंगे जब उसका इनिशियल पॉइंट दैट इज प्रारंभिक बिंदु जहां से स्टार्ट होता है वो सेम हो। दैट इज ए बी का प्रारंभिक बिंदु आपका सपोज ओ बिंदु ओ है तो ए बी और सी कैसा वेक्टर होगा, आपका को इनिशियल वेक्टर होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर में क्या है, वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ which lies in same plane। तो वेक्टर को हम लोग कोप्लेनर तभी कहेंगे जब वो सेम प्लेन में लाई है, मतलब एक प्लेन में ही रहे तो बोलेंगे वो कौन वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर देख रहे हैं, कोई एक प्लेन लिए, प्लेन जो हम लोग का बात समझिएगा, जैसे आपका सपोज ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो प्लेन यहाँ पे आपको ये अक्षांश प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड भी प्लेन हो सकता है और जेड एक्स भी प्लेन हो सकता है। तो कोई एक प्लेन ले लेते हैं, एक्स वाई लीजिए या वाई जेड लीजिए या जेड एक्स लीजिए, कोई भी एक प्लेन लीजिए, कोई एक प्लेन ले लिया और तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में ले लिए, दैट इज तीनों वेक्टर का कैसा वेक्टर हुआ, कोप्लेनर। बाय चांस ये बाय वेक्टर इसमें ले लेते, एक इसमें लेते, ये तीनों और ये दोनों कोप्लेनर नहीं कहलाते। तो दो वेक्टर कोप्लेनर तभी कहेंगे जब दोनों एक ही प्लेन में हो, तब बोलेंगे दोनों कोप्लेनर है। उसके बाद फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर, जैसे आउट ऑफ सिलेबस के 12th के सिलेबस से बाहर है, डेफिनेशन याद रखेंगे। A vector A is called free and localized vector if whose representation is not restricted in a plane। अगर वेक्टर का रिस्ट्रिक्शन मतलब रिप्रेजेंटेशन प्लेन में नहीं हो, प्लेन में नहीं हो मतलब क्या होगा, वो जो होगा एक प्लेन से दूसरे प्लेन की ओर होगा, तब बोलेंगे वो फ्री एंड लॉकलाइज्ड वेक्टर है। सोलेनॉइडल वेक्टर, A vector A is called solenoidal vector if divergence of A 0 हो। ये सभी डेफिनेशन के तौर पे रखेंगे सभी लोग के लिए, सिलेबस की बात करेंगे 12th के लिए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए अगर 0 हो तो सोलेनॉइडल वेक्टर होगा। और रोटेशनल वेक्टर और एक है, ए वेक्टर ए इज कॉल्ड रोटेशनल वेक्टर इफ कर्ल ऑफ ए इक्वल टू 0। जब ए का कर्ल अगर 0 हो गया तो रोटेशनल और सोलेनॉइडल डाइवर्जेंस 0 होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें, डाइवर्जेंस में जो है नोबला ऑपरेटर के साथ डॉट देते हैं, ये 0 होना चाहिए। और नोबला ऑपरेटर के साथ अगर हम ए का क्रॉस में और ये 0 हो जाए बोलेंगे ये जो है आपका रोटेशनल वेक्टर है। तो ये डाइवर्जेंस और कर्ल आप लोग के लिए नया चीज़ है, सभी आगे क्लास में जाकर आप लोग पढ़ेंगे ऑनर्स में। सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन याद रखना है, तो सोलेनॉइडल के लिए डाइवर्जेंस 0 हो और रोटेशनल के लिए कर्ल 0